अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक बात की मुझे खुशी हुई थी कि इन लोगों को मुझ पर यह शक नहीं था कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ और यहाँ एक हिंदू के रूप में नौकरी कर रहा हूँ और अपने वतन के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। इन्होंने उधमपुर वाले साने के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। टेप रिकॉर्डर को दोबारा गुलदान में रखना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि मिस्टर तिवारी मुझे फंसाने के लिए अब कौन सा जाल फैलाने वाला है। दूसरे दिन मुझे मौका ना मिल सका। तीसरे रोज़ मैंने टेप रिकॉर्डर एक बार फिर गुलदान में छुपा दिया, लेकिन उसी रोज़ दोपहर के बाद एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैं अपने कमरे से निकलकर राहदारी में गुजर रहा था कि मैं डिटेक्शन यूनिट के एक मिस्टर वर्मा को डिटेक्टर हाथ में लिए तिवारी के कमरे में दाखिल होते देखा। मैं धक से रह गया। अब मुझे याद आया कि मिस्टर तिवारी की आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार कमरे के कोनों खुदरों की डिटेक्टर के जरिए जांच पड़ताल ज़रूर करवाता है। अब गुलदान में से मेरे रखे हुए टेप रिकॉर्डर का बरामद हो जाना यकीनी बात थी। डिटेक्टर भला एक टेप रिकॉर्डर को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। मैं बोझल और मायूस दिल के साथ राहदारी से गुजर कर कैंटीन की तरफ आ गया। वहाँ से सिगरेटों का एक पैकेट लिया और वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी नज़रें चीख में मिस्टर तिवारी के कमरे की चीख पर लगी हुई थी। 10-12 मिनट गुजरे होंगे कि कमरे की चीख उठी। तिवारी और वर्मा दोनों कमरे से बाहर निकले। डिटेक्शन सिक्योरिटी महकमे के मिस्टर वर्मा के हाथ में गुलदान था। जाहिर है यहाँ टेप रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया था, जो इस वक्त मिस्टर तिवारी की जेब में था। वो मिस्टर विश्राम के कमरे में घुस गए। यकीनी बात थी कि उनको सिवाय मेरे और किसी पर शक नहीं हो सकता था, लेकिन उनके पास चूंकि इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते थे। मैं सिगरेट सुलगाकर मामूल के मुताबिक फाइलों पर काम करने लग गया, ये मालूम करने के लिए कि मिस्टर तिवारी की ज़हनी कैफियत क्या है और उसके रवैये में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई हुई है। मैं आधे घंटे बाद एक फ़ाइल लेकर उसके कमरे में चला गया। मिस्टर तिवारी ने हस्बे मामूल मुझसे मुस्कराकर बात की। उसने अपने रवैये से मुझ पर बिल्कुल ज़हर न होने दिया कि गुलदान में से एक टेप रिकॉर्डर बरामद हुआ है। मैंने आँख के कोने से देख लिया था कि कोने में मेज़ खाली है। वहाँ प्लास्टिक के फूलों वाला गुलदान मौजूद नहीं था। मैंने गुलदान के बारे में कुछ न पूछा और फाइल पर उसके दस्तखत करवा कर वापस चला आया। वहाँ सिवाय मिस्टर तिवारी और मिस्टर वर्मा के किसी को कानू कान खबर न हो सकी कि गुलदान में से टेप रिकॉर्डर निकला है। मिस्टर तिवारी ने इस बात को वहीं दबा दिया था। ज़रूर उसने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मिस्टर वर्मा को भी मना कर दिया था कि वो किसी से गुलदान के टेप रिकॉर्डर की बात न करे। मैं पहले से ज़्यादा मोहतात हो गया था। ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई थी कि मिस्टर तिवारी को मुझ पर पाकिस्तानी एजेंट होने का शक है और वो इसके लिए किसी सबूत की तलाश में है। अब मेरा फ़र्ज़ मनसबी यह था कि मैं उसे ऐसा कोई सबूत किसी तौर पर फराहम न करूँ। अपने आप को मुहब्बे वतन भारतीय साबित करने की कोशिश बेकार थी। मैंने अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुलतवी कर दी। 20 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा था। उस दिन रात को मुझे सरहद पार अपने बास से कोई ख़ास पैगाम वसूल करना था। मुझे ख़तरा था कि तिवारी ने मेरे बंगले के इर्द गिर्द किसी खुफिया मकाम पर ऐसा ट्रांसमीटर ज़रूर लगा दिया होगा जो मेरे पैगाम और बाहर से आने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेगा। चुनाचे मैंने यही फैसला किया कि 20 अक्टूबर की रात को मैं शहर से बाहर किसी वीरान मकाम पर जाकर वायरलेस पर अपने बास से बात करूंगा। अगर तिवारी ने विश्राम को कहा कि उसने मेरी निगरानी पर कोई खुफिया आदमी मामूर नहीं कर रखा, मगर मुझे उसके बयान पर यकीन नहीं था। मैं यही समझ रहा था कि मेरी हर वक्त निगरानी हो रही है। 20 अक्टूबर का दिन भी आ गया। इस दौरान में मैं मिस्टर तिवारी के नए बिछाए जाने वाले दाम का सुराग भी लगाने की कोशिश करता रहा। सजादा से तकरीबन रोज़ मुलाकात होती थी। हम कभी शाम को किले की दीवार की खंदक में, जो नई झील बनाई गई थी, वहाँ जाकर कश्ती की सैर करते, कभी सिनेमा देखने चले जाते और कभी किसी रेस्तोरां में बैठकर चाय पीते खाना खाते और देर तक अपना रोमांटिक राज़ो नियाज में मशगूल रहते। 20 अक्टूबर को मैंने दफ्तर से बिल्कुल छुट्टी ना ली। मामूल के मुताबिक दफ्तर में काम करता रहा। 4 बजे वापस अपने बंगले में आ गया। सरहद पार से बास का वायरलेस पैगाम मुझे रात 11 बजे के बाद मौसूल होना था। इस एतबार से मुझे किसी वीरान जगह पर रात के 11 बजे पहुंचकर सिग्नल का इंतज़ार करना था। मैं फिल्म का आखिरी शो देखने चला गया। मैंने एक ऐसा सिनेमा हाउस चुना जो दिल्ली शहर की गुंजान आबादी से काफ़ी फासले पर एक मज़ाफ़ाती बस्ती में था और उस बस्ती के शुमार में मुगल अहद का एक पुराना खंडर था
जिसकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी थी। मैं उस खंडर के करीब से गाड़ी कई बार गुजर चुका था। 11:15 बजे तक मैं सिनेमा हाउस में बैठा फिल्म देखता रहा। इसके बाद सिनेमा हॉल से निकलकर रात के अंधेरे में चलता हुआ बोसीदा खंडर में आ गया। अपने तौर पर मैंने इस अमर का इत्मीनान कर लिया था कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। कम अज कम बोसीदा खंडर के आसपास सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं था। मैं खंडर के अंदर जाने की बजाय उसके टूटे फूटे महाराबी दरवाजे की ओट में अंधेरे में बैठ गया और ठीक 11 बजे मैंने ट्रांसमीटर अपने कान के साथ लगा लिया। इस जेबी साइज के ट्रांसमीटर की कोई नन्ही सी बत्ती भी नहीं जलती थी। दूसरी तरफ से सिग्नल के आते ही उसमें से टून की धीमी सी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं ट्रांसमीटर कान से लगाए हुए खंडर में उठकर इधर उधर टहलने लगा। खंडर के आसपास मैदान था जो अंधेरे में खाली पड़ा था। ठीक 11:15 पर मेरे ट्रांसमीटर ने टन टन दिया। मैंने अब बटन दबाकर अपना कोड दोहराया। दूसरी तरफ से बांस ने भी अपना कोड दोहराया और फिर मरबूत जबान में कहा, इंडियन गवर्नमेंट एक गैर मुल्की ताकत के इश्तराक से जनूबी हिंद के किसी मकाम से यूरेनियम के हसूल के लिए अगले साल तेल की तलाश के बहाने खुदाई शुरू करने वाली है। हमें सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि जनूबी हिंद के इस मकाम पर यूरेनियम का भारी ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर भारत वहां से यूरेनियम हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो किसी न किसी रूप में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमें यह भी पता चला है कि इस प्लान को चाणक्य प्लान का नाम दिया गया है। चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट श्रीलंका में उस गैर मुल्की ताकत के सफारत खाने की किसी मकफल अलमारी में पड़ा हुआ है। हमें उस ब्लूप्रिंट की एक कापी चाहिए। ये हमारे मुल्क की सलामती और बका का मसला है। कोलंबो शहर में बोरेला जंक्शन के इलाके में टेम्पल रोड के बुद्ध मंदिर के सामने इंग्लिश बुक हाउस है। उसके मालिक के माथे पर दाहिनी जानब जख्म का निशान है। उसके पास तुम्हारी तस्वीर पहुंचा दी गई है। तुम्हें उसे अपना खास कोड वर्ड बताना होगा। वो भी तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगा। जो सूरजमुखी यहाँ नहीं होते हैं। बाकी बातें वो तुम्हें खुद बताएगा। मुझसे बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही सिग्नल बंद हो गया। मैंने अपने पास की बताई हुई बातों को फौरी तौर पर 2-3 बार अपने जहन में दोहराया और तमाम तफसीलात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। यहाँ मुझे अपनी बका का मसला दरपेश था और बास ने मुझे एक नया मिशन बता दिया था। मगर मेरी बका मेरे वतन पाक की बका पर हर लिहाज से मुकद्दम थी। मैंने उसी वक्त किसी बहाने कोलंबो जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ट्रांसमीटर को मैंने छुपा कर रख लिया और खंडर से निकलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ सिनेमा हाउस की तरफ चल पड़ा। सिनेमा हॉल में फिल्म की आखिरी रील चल रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। आंखें सिनेमा हाउस के पर्दे पर थीं, मगर जहन कोलंबो की तरफ कूच करने के बारे में सोच रहा था। दफ्तर से छुट्टी लेने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं एक बार फिर बीमार पड़ जाऊं और तब्दीली आबो हवा के लिए कोलंबो जाने की ख्वाहिश का इजहार करूं। मेरे ऑफिस चीफ को तो पहले ही मुझ पर शक था। अब मजीद शक पड़ता है तो पड़ता रहे। मेरी कोशिश सिर्फ इसी नुक्ते पर मरकूज थी कि मैं अपनी तरफ से कोई सबूत फराम ना करूं और रंगे हाथों ना पकड़ा जाऊं, क्योंकि जब तक मैं रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता मिस्टर तिवाड़ी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। इसका एतराफ़ वह विश्राम के आगे अपने ज़बान से भी कर चुका था। इसकी वजह यह थी कि जब तक उन्हें यकीन था कि मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूँ, वो बगैर किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। मैं उन्हें अदालत में चैलेंज कर सकता था और मिस्टर तिवाड़ी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। यही वजह थी कि एक तजर्बेकार और कानूनी तौर पर बाखबर अफीसर होने की हैसियत से वो मेरे इर्द गिर्द कोई जाल बिछाकर मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहता था। इस दौरान में कभी कभी मुझे उधम पोरोशा का ख्याल भी परेशान कर जाता था, जो असली और अनजहानी कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी। और अपने सहेली सुशीला के बयान के मुताबिक उसने कैप्टन मल्होत्रा की तलाश जारी रखी हुई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। अगर वो इसी सिलसिले में दिल्ली आकर यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस से रब्ता पैदा करती है और मेरा उसका आमना सामना हो जाता है तो वह मुझे गिरफ्तार करवा सकती थी। महकमा मुझसे पूछ सकता था कि मैं उधमपुर किस लिए गया था और ओशा नाम की लड़की को मैंने कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात करवाने के लिए क्यों कहा था, और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने ओशा के साथ मेरा तारुफ यह कहकर क्यों करवाया था कि मैं ही कैप्टन मल्होत्रा हूँ। बहरहाल मेरी इंक्वायरी शुरू हो सकती थी और एक बार अगर ओशा के बयान की रोशनी में इंक्वायरी शुरू हो गई तो मिस्टर तिवाड़ी मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। चुनाचे में दफ्तर आते जाते वक्त इर्द गिर्द से होशियार रहता था कि कहीं ओशा का सामना ना हो जाए। अब एक नया और एक बहुत बड़ा मिशन मेरे सामने था। कोलंबो में जिस गैर मुल्की सफारत खाने में चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट मौजूद था
उस सफारत खाने का नाम मैं यहाँ किसी मसलहत की वजह से नहीं लिख रहा। मुझे अपने मिशन को जल्द शुरू करने की हिदायत की गई थी। सरहद पार से चाणक्य प्लान का सिग्नल वसूल हुए 2 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक यह तय न कर सका था कि दिल्ली से कोलंबो क्या बहाना बना कर जाऊँ। एक बात का मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मिस्टर तिवारी टेप रिकॉर्डर की बरामदगी के बाद इस बात पर तुल गया है कि वो मुझे जितनी जल्दी हो सके पकड़ कर मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दे। अब अगर मैं कोई बहाना बनाकर कोलंबो जाने के लिए किसी भी पहाड़ी मकाम या किसी दूसरे शहर का रुख करता हूँ तो यह शख्स मिस्टर तिवारी खुफिया जासूसों के एक पूरी प्लाटून मेरे पीछे रवाना कर देगा। बस ज़रूरी था कि मैं किसी ऐसे तरीके से यहाँ से भागूँ कि मेरे पीछे कोई जासूस भी ना लग सके और मैं अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचकर अपने मिशन को भी पाया तक मेल तक पहुँचा सकूँ। यह तरीक़ा वारदात कोई ड्रामा ही हो सकता था। मुझे एक ड्रामा करने की ज़रूरत थी। ड्रामा क्या हो सकता था? मैंने इस पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। मैं हर वक्त इसी सोच में रहने लगा। आखिर एक ड्रामा मुझे सूझ गया। मुझे कोलंबो जल्द पहुंचने की हिदायत की गई थी, इसलिए कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर मैंने ड्रामा रचाने का फैसला कर लिया। एक रोज़ दफ्तर से वापस आकर मैंने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया और सजादा को फ़ोन करके बंगले पर बुलवा लिया। मैंने उसे बताया कि एक ज़रूरी बात करनी है, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैंने अपना चेहरा मुतफक्किर बना रखा था। सजादा परेशान हो गई। रास्ते में भी जानबूझकर खामोश रहा। सजादा की परेशानी बढ़ गई। जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो सजादा ने कहा, भगवान के लिए कुछ तो बताओ किशन, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? तुम इससे पहले कभी इस तरह चुप नहीं हुए। मैंने बेरे को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया और एक ठंडी सांस भरकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता सजादा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करना चाहते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? सजादा घबरा गई। अगर तुमने साफ साफ ना बताया तो मैं रो दूंगी। जब मैंने उसे पूरी तरह मुतजस्सिस कर दिया तो कहा कि आज तीसरा रोज़ है। दफ्तर से वापस आता हूँ तो एक आदमी का फ़ोन आता है कि 1 लाख रुपया बैंक से निकलवा कर जगत सिनेमा के पीछे जो खई है वहाँ हमारे आदमी के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बैंक में बहुत दौलत जमा है। सजादा का रंग उड़ गया। मैंने उसे बताया कि फ़ोन करने वाला अपना नाम नहीं बताता। कल किसी दूसरे आदमी ने जो उसका साथी है फ़ोन किया। आज फिर उनका फ़ोन आया था। अगर कल तक मैंने उनकी मतलूबा रकम जगत सिनेमा के पीछे रात के 12 बजे उनके आदमी के हवाले ना किया तो वो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। सजादा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। किशन, तुम तो इंटेलिजेंस में हो, तुम इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे आदमी तो उन गुंडों को फ़ौरन पकड़ लेंगे। मैंने कहा, उन्हें ये बात मालूम है, इसलिए उन्होंने मुझे ये धमकी भी दे रखी है कि अगर मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस या इंटेलिजेंस को कर दी तो हम में से सिर्फ एक आदमी पकड़ा जाएगा। मगर वो कहते हैं कि फिर वो मेरे साथ तुम्हें यानी सजादा को भी कत्ल कर डालेंगे। सजादा ने दहशतज़दा होकर अपने होठों पर हाथ रख दिया। हाय भगवान, ये धष्ट पापी कौन लोग हैं? तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए तो मैं भी हैरान हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर मैं इसकी रिपोर्ट करता हूँ या पुलिस को बताता हूँ तो जाहिर है जब मैं लोगों के लिए जेली रकम लेकर जाऊँगा तो उनका एक आदमी तो ज़रूर पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये कोई पूरा गिरोह है और फिर तुम्हारी जान भी मेरे साथ खतरे में पड़ जाएगी। मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ? सजादा की परेशानी अब खौफ में बदल गई थी। उसने घबराहट में कहा, मेरे पास थोड़ा बहुत जेवर है, तुम उसे बेच दो। मैं कुछ हज़ार रुपये दफ्तर वालों से एडवांस ले लूँगी। 4,000 के मेरे पास बॉन्ड भी हैं, उन्हें भी कैश करवा कर तुम्हें दे दूँगी। तुम ये रकम पूरी करके उनके हवाले कर दो और पुलिस को हरगिज़ खबर न करो। मेरा जेवर और पैसे तुम्हारी ज़िंदगी से कीमती नहीं हैं। मैंने सजादा के हाथ को चूम लिया और आंखों में बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती आंसू लाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता सजादा। मेरे ड्रामे का पहला सीन बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। मैंने सजादा को हौसला दिया कि मैं सुबह अपने चीफ तिवारी साहब से इस सिलसिले में बात करूंगा। दफ्तर में सिर्फ वही एक ऐसे आदमी हैं जिनको मैं एतमाद में ले सकता हूँ। ये बात मैंने ख़ास तौर पर इसलिए सजादा से कही थी कि मुझे मालूम था कि मिस्टर तिवारी सजादा से मिलकर उसका बयान ज़रूर लेंगे। सजादा की तसल्ली न हुई। वह उसी तरह परेशान और गमगीन रही। वह मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं बंगला छोड़कर उनके माता पिता के घर आ जाऊँ। आखिर मैं उनका रिश्तेदार भी था। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सजादा, मगर मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं सुबह अपने चीफ तिवारी साहब से दफ्तर जाते ही बात करूँगा।
अब मैंने यही फैसला किया है। सजाता बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तिवारी साहब से बात करो, वो ज़रूर उन गुंडों को गिरफ्तार करवा देंगे। मैंने सजाता को उसके बंगले पर छोड़ा और सीधा गाड़ी लेकर अपने बंगले पर आ गया। मेरे अगले क्लाइमैक्स सीन का आज रात ही खेला जाना था। बंगले पर आकर मैंने अपने गोरखे चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बंगले के सामने रहकर रात को पहरा दिया करो, क्योंकि मुझे खतरा है कि यहाँ कोई चोर वगैरह ना आ जाए। आजकल शहर में बड़ी चोरियाँ हो रही हैं। यह भी मैंने जानबूझकर कहा, क्योंकि बाद में मेरे गोरखे चौकीदार का बयान भी तिवारी साहब को लेना था। चौकीदार बोला, ठीक है साहब, हम उधर बरामदे में ही रहेगा। अपने बेडरूम में जाकर मैंने अपनी सारी चीज़ों का जायजा लिया। फिर मैंने नीली जीन्स, नीली बुशर्ट और ब्राउन जूते निकाल कर एक तरफ रख दिया। अलमारी में 1000 के करीब रकम थी। उस रकम को मैंने अपने बटुए में संभाल कर रख लिया। अपना आईडी कार्ड और दूसरे कागजात रोज़ की तरह अलमारी में रख दिया। मैं रोज़ अपना कार्ड और दूसरे कागजात इसी जगह तय करके रखा करता था। इसके बाद मैंने रेलवे टाइम टेबल निकाला और दिल्ली से आगे नागपुर मद्रास जाने वाली गाड़ियों के वक्त देखने लगा। आधी रात के बाद दिल्ली से कोई मेलगाड़ी नागपुर मद्रास को नहीं जाती थी। सिर्फ एक ट्रेन 1:30 बजे रात को नई दिल्ली से सिर्फ आगरा तक जाती थी। शायद ये कोई पार्सल ट्रेन थी। मैंने सोचा यहाँ से निकल कर आगरा तक तो जाऊँ, वहाँ से दिन के वक्त नागपुर की कोई ट्रेन पकड़ लूँगा। मैंने टाइम टेबल मेज़ पर रख दिया और रेलवे स्टेशन फ़ोन करके मालूम किया कि नई दिल्ली से जो ट्रेन आगरा को चली है वो रात किस वक्त रवाना होगी। इंक्वायरी ने वही टाइम टेबल बताया जो टाइम टेबल लिखा था। अब मैं आज के क्लाइमैक्स सीन के लिए तैयार था। मैंने अलमारी से कपड़ों और दूसरी चीज़ों को निकाल कर कमरे में इधर उधर बिखेरना शुरू कर दिया। शेल्फ में से किताबें इस तरह नीचे गिरी जैसे किसी ने घबराहट में तलाशी ली हो। जो खदर का कुर्ता पजामा मैंने पहन रखा था, उसे चप्पल समेत मैंने अपने पुराने चमड़े के ब्रीफ केस में साबुन, टूथपेस्ट और दूसरी सफरी चीज़ों के साथ ठूंस दिया। इसके बाद नीली जीन्स और बूट शर्ट पहनकर बूट पहने। मेरे पास एक चाकू अलमारी में हर वक्त रहता था। यह कमांडो चाकू नहीं था, लेकिन इससे मैं कमांडो चाकू का ज़रूरत पड़ने पर काम ले सकता था। चाकू मैंने अपने पतलून के कभी जेब में रख लिया। फिर बेडरूम की बत्ती बुझाकर ड्राइंग रूम में आ गया। बड़े आराम से ड्राइंग रूम की दोनों कुर्सियों को कलीन पर यूं उल्टा डाल दिया जैसे किसी ने पाँव की ठोकरों से उन्हें दूर गिरा दिया हो। ड्राइंग रूम की बत्ती पहले ही बुझी हुई थी। इसके बाद जहाँ जहाँ मेरे हाथ की उंगलियाँ लगी थीं, वो जगह मैंने रुमाल से रगड़ कर साफ कर दिया। अलमारी में से मैंने पजामे का हजार बंद ले लिया था। उस हजार बंद को मैंने दोहरा करके अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैंने बंद दरवाजे की दर्द में से बाहर बरामदे में झांक कर देखा। गोरखा चौकीदार बंदूक लिए बरामदे के आगे टहल रहा था। बरामदे में लगा हुआ बल्ब रोशन था। मैंने अपने तमाम इकदामात को पहले ही से तय कर रखा था। मुझे अपने चौकीदार को बंगले के अकब की तरफ लाना था। इस मकसद के लिए मैंने किचन की खिड़की को खोला और दूसरी तरफ जहाँ अंधेरा था, टोकरी में से एक प्याज निकालकर जोर से दरख्तों में फेंका। उसकी आवाज़ पैदा हुई। मैंने खिड़की खुली रहने दिया और भागकर ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ आ गया। दर्द में से झांका तो चौकीदार वहाँ था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और दीवार से लगकर उस तरफ बढ़ा इधर चौकीदार गया था। मेरे लिए यह बेहद नाजुक लम्हात थे। मैं नहीं चाहता था कि चौकीदार मुझे देख ले। अगर वो मुझे देख लेता है तो उसे कत्ल करना लाजमी बन जाता था, जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं किचन की दीवार की तरफ आ गया। यहाँ अंधेरा था। मैंने गौर से देखा, चौकीदार बंदूक हाथ में लिए झुककर सामने वाले दरख्तों की तरफ बढ़ रहा था। हजार बंद मेरे हाथ में था। मैं भी झुककर कछुए की तरह चलता हुआ चौकीदार के पीछे पीछे चला। उसे शायद मेरे कदमों की आहट महसूस हो गई थी। वो पीछे मुड़ने ही लगा था कि मैंने उसके ऊपर छलांग लगा दिया। गोरखे बड़े दिलेर होते हैं, मगर एक कमांडो का मुकाबला बहरहाल नहीं कर सकते। मैंने उसके ऊपर सिर्फ छलांग ही नहीं लगाई थी, बल्कि उसकी गर्दन पर पीछे से अपनी कलाई की हड्डी से ज़रब भी लगाई थी। मेरा ख्याल पीछे से उसकी गर्दन में औजार बंद डालकर उसे सिर्फ बेहोश करने का था। लेकिन उसने अन वक्त पर पलट कर मुझे देखने की कोशिश की, तो मेरे लिए सिवाय उस पर छलांग लगाने के और कोई चारा नहीं था। मेरी कलाई की ज़रब पूरी ताकत मौजूद थी। चौकीदार आगे को गिरा। मेरी ज़रब बेहोश करने के लिए काफ़ी थी। मैंने इसके बावजूद जल्दी से औजार बंद उसकी गर्दन में डालकर उसे ज़ोर से खींचा और फिर छोड़ दिया। औजार बंद उसकी गर्दन में ही रहने दिया। चौकीदार बेहोश हो चुका था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर चौकीदार की गर्दन को अच्छी तरह से पोंछ दिया कि कहीं वहाँ मेरी उंगलियों का कोई निशान न रह जाए। मैं फ़ौरन वहाँ से उठकर बरामदे में आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद किया। बाहर से चटखनी नहीं लगाई।
ब्रीफकेस जो मैंने दरवाजे के अंदर की जानिब पहले रख दिया था हाथ में लिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने बंगले से निकलकर बहर अंधेरी सड़क पर आ गया। उस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने नई दिल्ली के इलाके का रुख कर लिया। सिनेमाओं के आखिरी शो खत्म हुए थे और सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। मुझे टैक्सी की ज़रूरत थी। पैदल चलना मेरे लिए नुकसान का बायस बन सकता था। कोई भी शनासा आदमी मिल सकता था या देख सकता था। मैं सड़क के किनारे नीम के एक दरख्त की ओट में खड़े होकर पीछे से आती किसी टैक्सी का इंतज़ार करने लगा। 1-2 टैक्सियां गुजरी मगर उनमें सवारियां बैठी हुई थीं। मुझे उलझन होने लगी। यह मेरे मोहल्ले का इलाका था, वहाँ मेरा रुकना मुनासिब न था। मैं आगे चल पड़ा। बिजली का खंभा आया तो मैं उसकी रोशनी में से तेज़ी से निकल गया। 15-20 कदम ही चला होऊंगा कि पीछे से गाड़ी के इंजन की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, यह टैक्सी भी भरी हुई थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने इलाके से टैक्सी नहीं लेनी चाहिए। बहुत मुमकिन है कि बाद में जब मेरे अगवा की तफ्तीश शुरू हो तो पुलिस टैक्सी ड्राइवरों से भी पूछगछ करे कि उन्होंने फिलहाल रात को 12 बजे के बाद इस इलाके से किस किस सवारी को लिया था। इस ख्याल के जहन में आते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मैं मोती नगर के इलाके से निकल गया।